हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का डिस्कस करेंगे। देखिए इसका नाम क्या है। यूनिट आप लोग का इकाई 1 का डिस्कस होगा। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है समुच्चय और इसे इंग्लिश में बोला जाता है सेट्स। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग को यह जानना जरूरी है कि समुच्चय क्या है। क्यों कहे तो इसका परिचय जरूरी है। पहले इसको परिचित होंगे ये क्या है, क्या कहना चाहता है, तब इसे हम परिभाषित करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका परिचय। पॉइंट के लिए परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। अगर इससे हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, इससे जान पहचान हमारी हो जाती है क्या है, देन हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए ये जो समुच्चय, अभी आपको ये मैंने जो टॉपिक का नाम दे दिया ये समुच्चय। समुच्चय आता है संग्रह से। संग्रह तो आप लोग जानते होंगे, समुच्चय तो नहीं जानते, चलिए संग्रह तो जानते होंगे। संग्रह मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। अब आप बहुत से वस्तुओं को, बहुत से ऑब्जेक्ट्स को, क्यों कहें तो आप कोई भी सामान, बुक्स हो, कॉपी हो, किताब हो, कुछ भी हो, और बेंच हो, डेस्क हो, एनीथिंग, कुछ भी, आप किसी भी चीज का यदि एक संग्रह बनाते हैं तो उससे ही समुच्चय को परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन अभी कुछ ऐसे संग्रह भी होंगे जिसपे समुच्चय परिभाषित नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसपे परिभाषित होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संग्रह के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं और उसको भी समझते हैं कि इसके समुच्चय कब परिभाषित होगा और कब नहीं होगा। तो आइए हम यहाँ पे आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए हमने एक संग्रह ले लिया, सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो आप हमको बताएंगे कुल कितने प्राकृत संख्या होंगे? हमारे पास जितनी प्राकृत संख्या है, यह एग्जाम्पल कह रहा है कि आप उन सभी को संग्रहित कीजिए, अर्थात क्यों कहें तो आप उन्हें इकट्ठा कीजिए। तो देखिए कौन कौन सा होगा, ये n तक जाएगा प्राकृत संख्या, 1 2 3 4। अब ये आप काउंट करिए, अगला कोई एक फ्रेंड काउंट करिए, मैं बोलूं, यानी कोई भी व्यक्ति अगर प्राकृत संख्या के बारे में बात करेगा, प्राकृत संख्या के बारे में कभी भी बात करेगा तो फिक्स है कि वह 1 से ही स्टार्ट करेगा। उसमें 1 2 3 4 5 आएगा नहीं, चाहे कोई भी पर्सन हो। ठीक है, चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको पास देता हूं। पांच अच्छे बल्लेबाज का संग्रह। जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां मैंने एक ऐसा संग्रह बोल दिया कि 5 अच्छे बल्लेबाजों का संग्रह। तो आप बताओ कि कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे बल्लेबाज हैं? यहां सभी हाथ खड़े कर देंगे कि हम हैं, सब कोई नहीं कहेगा हम नहीं है, सब है। तो एक ऐसा संग्रह हुआ जो कि सभी व्यक्ति के लिए अलग अलग हो जाएगा। कोई एक व्यक्ति कहेगा मैं हूं, मेरे 5 फ्रेंड है, अगला व्यक्ति नहीं मैं हूं और मेरे 2 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड है। एनीथिंग, मतलब यहां आप देख रहे हैं कि लोग अलग अलग हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है, लेकिन जो उनका संग्रह से जो हमारे पास वस्तु आया है, सब में वो जो है समान गुण है या समान वस्तु है। अगर उनका इकट्ठा किया जाए तो समान होंगे। लेकिन इसमें क्या है, ये क्या कर दिया, इसमें अलग अलग लोग हैं और उनके लिए जो सामान आप इकट्ठा करेंगे उनके गुण भी असमान होंगे। असमान गुण है
या असमान वस्तु है। समान लोग, ध्यान दीजिए, यहाँ अलग अलग व्यक्ति के लिए जो हमारा संग्रह होगा वो समान आएगा। यू कहे तो कॉमन है, सबके लिए क्या है, कॉमन है। और इसमें क्या है, अलग अलग व्यक्ति तो अलग अलग कलेक्शन नहीं है, यहाँ अलग अलग कलेक्शन, यहाँ अलग अलग कलेक्शन नहीं, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दोनों ही संग्रह है लेकिन दोनों में बहुत अंतर हो गया। तो इस पर ही परिभाषित होता है, इसे बोला जाता है समुच्चय। और ये आपका समुच्चय नहीं है। बिल्कुल आप लोगों के लिए परिभाषा तैयार है, अब आराम से परिभाषित कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा संग्रह, एक ऐसा वस्तुओं का संग्रह जो कि परिभाषित हो, सुपरिभाषित हो तथा उनके अवयव वस्तुओं के बीच में एक समान गुण हो, एक समान गुणधर्म पाया जाता हो। ठीक है, लेकिन यहां क्या है कि इसमें क्या है, अलग अलग व्यक्ति हैं तो उनके लिए अलग अलग गुणधर्म आ जा रहे हैं। इस कारण से ये कभी समुच्चय नहीं होगा। तो अब आप लोग समुच्चय से परिचित हो गए। अब यदि आप लोग का क्वेश्चन आता है, कुछ संग्रह दे दिए जाएं और पूछे जाएं आपसे कि आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा संग्रह समुच्चय है, कौन नहीं है, तो आप बता सकते हैं ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो, अर्थात अलग अलग व्यक्तियों के लिए समान हो, सभी के लिए एक ही समान हो, अंतर नहीं हो किसी कलेक्शन में, वो आपका समुच्चय है। और यदि अलग अलग व्यक्ति के लिए उसके जो वस्तुओं की संग्रह अलग अलग हो जाए तो वो समुच्चय नहीं है। तो चलिए अब हम इसे परिभाषित करते हैं। हम लोग इससे परिचित हो गए। अब चलिए सबसे दूसरा पॉइंट हम लोग इसका लिखते हैं जिसका नाम होगा परिभाषा। हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डील करेंगे इसे। हम समुच्चय को अब हम परिभाषित करते हैं, डेफिनेशन। जरा देखेंगे आप लोग। अब हम लोग इसको परिभाषित कर लेते हैं जो काफी बेहतर होगा हमारे लिए। तो क्या लिखेंगे परिभाषा के लिए? मैंने अभी बताया वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, वस्तुओं, तत्वों, अंकों इत्यादि के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। क्लियर? जिसमें अभी ध्यान रखिएगा, जो संग्रह है उसमें, अर्थात जिसमें वस्तुओं, अवयवों के बीच एक निश्चित, अर्थात इंग्लिश में इसे बोला जाएगा फिक्स्ड, एक निश्चित गुण विद्यमान हो। ठीक है ना, एक निश्चित गुण विद्यमान हो, ये आपका परिभाषा हुआ। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सभी स्वरों का समुच्चय। तो देखिए जितने भी स्वर हैं वो सभी आपके सभी स्वरों का संग्रह। तो आप सभी के लिए जो स्वर होंगे ए, ई, आई, ओ, यू, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं उसको ऐसे लिख लेते हैं। बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का
संग्रह। ये क्या है? एक समुच्चय हो गया, क्योंकि सबके लिए फिक्स कितना ए ई आई ओ यू। अब हम एक बात करते हैं बाबू कि मान लीजिए आपका समुच्चय है और ये आपके उसके वस्तु हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समुच्चय और वस्तु दोनों को कहीं ना कहीं हमको रिप्रेजेंट करना होगा, उन्हें कुछ अलग अलग सिंबल से दिखाना होगा। मान लीजिए कि हम इसे कैपिटल ए से दिखाएं, तो अगर हमने ऐसा कोई लिख दिया कि ए बराबर ए ई आई ओ यू, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन समुच्चय है और कौन अवयव है। तो इस कारण से समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो चलिए इसको भी लिख लें हम, यहां पॉइंट लेकर लिख सकते हैं अलग। इसमें समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। याद रहेगा, समुच्चय को आप हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करेंगे। जैसे मान लीजिए ए लिखा हो और कहा जाए प्रथम 5 धन पूर्णांकों का समुच्चय। समुच्चय भी कह सकते हैं, संग्रह भी कह सकते हैं। ये ध्यान रहेगा कि समुच्चय को हमेशा आप अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करिएगा। ये क्लियर है? तो अब हम लोग अगला पॉइंट पास करेंगे कि मान लीजिए इसमें जो वस्तु है, तत्व है, अंक है, उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है? उसे कुछ तो परिभाषित किया जाएगा ना, कुछ तो नाम दिया जाएगा ना, तो वहीं उसका नाम होता है अवयव। मैंने यहाँ लिखा दिया आपको कि वस्तु या अवयव। तो अगला पॉइंट हम लोग परिभाषित करने वाले हैं अवयव को। तो चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, जिसका नाम दिया जाए अवयव। उसको भी समझते हैं, फिर उसे परिभाषित करते हैं। परिभाषा रटना नहीं, आप लोगों को सीखना है कि परिभाषा कहां से आता है। बिल्कुल ठीक ना, कोई भी परिभाषा आप लोग रटेंगे नहीं, परिभाषा को समझेंगे, परिभाषा बनता कैसे है, रट के आप लोग सक्सेस नहीं कर सकते। हाँ सीखिएगा आप लोग रट के। तो चलिए परिभाषा को हम लोग बनाते हैं, फिर अगला पॉइंट देते हैं जिसका नाम होगा हमारा अवयव। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट। ज्यादातर आपको इंग्लिश वर्ड ही मिलेगा अवयव। तो देखिए अभी जैसे कि मैंने जो संग्रह किया है, अभी जो मैंने वस्तुओं का यूज किया संग्रह में, तो बस उन्हीं वस्तुओं को, तत्वों को हम अवयव कहते हैं। यानी कि बहुत सिंपल है। अभी मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्रथम 5, रुक जाइए, प्रथम 5 धन पूर्णांकों का समुच्चय या फिर यूं कहा जाए संग्रह। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रथम 5 कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5। तो ये जो अंक हमारा जो रिजल्ट आया ना, ये जो अंक रिजल्ट आया, यही हमारा अवयव है। अर्थात लिख सकते हैं समुच्चय में उपस्थित या यूं कह सकते हैं विद्यमान वस्तुओं को अवयव तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अभी मैंने आपको समुच्चय को बताया ना कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर सूचित करेंगे। तो वैसे ही जब हम उसके अवयव का बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अवयव क्या है? छोटे छोटे पॉइंट हैं। समुच्चय का बड़ा पॉइंट है संग्रह है उनका, और अवयव है उसके अवयव वस्तु है, छोटे छोटे पॉइंट है। ठीक से, जब बड़े वस्तु को बड़े अक्षर से यूज किए तो छोटे वाले को छोटे से करेंगे। इसमें कोई रटना नहीं है, बिल्कुल छोटे अक्षर से यूज किया जाएगा। तो पॉइंट क्या दे दिया जाए, इसमें एक लाइन और हम लिख देते हैं
इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्लियर ना? कोई दिक्कत? 100% क्लियर? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा इन्हें सूचित किया जाता है। साथ ही एक और बात बता दूं मैं, अब आपसे मैं बोलूं कि बाबू ये बुक्स का संग्रह कीजिए, किताबों का, तो आप किताब कहाँ रखिएगा? रोड पर नहीं, आप उसको अलमीरा में रखिएगा, डेस्क पर रखिएगा। यानी कोई ऐसा आपके पास वस्तु होगा, कोई ऐसा जगह होगा जहां उसको एडजस्ट करिएगा। तो वैसे ही अवयवों को भी, यानी कि समुच्चय के वस्तुओं को भी ऐसे हम रोड पर नहीं फेंक देंगे, उसको भी हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। तो अब उसके लिए अलमीरा तो चलेगा नहीं, बक्सा तो चलेगा नहीं। ये मैथ है तो मैथ में तो नहीं आ सकता है। हाँ, यहाँ ब्रैकेट जरूर रहता है, तो यही ब्रैकेट उसका घर है। तो क्या करेंगे हम, एक और पॉइंट पर पैराग्राफ कर देते हैं, अवयवों को हमेशा मंझोले कोष्ठक के अंदर ठीक है, हमेशा मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। मंझला कोष्ठक के बारे में मालूम है ना आप लोगों को? ये ऐसा कोष्ठ होता है, ये बोले भी नहीं मालूम है। ठीक है, अब मैं इसको एग्जांपल देता हूं फिर से दोबारा। ये देखिए पुनः एग्जांपल, अब मैंने यहां लिख दिया b इज इक्वल टू प्रथम 5 अंग्रेजी वर्णमाला के, आप अंग्रेजी वर्णमाला कर देते हैं, क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 या 7 जो भी हो, 5 अक्षर। तो देखिए आपका b का वैल्यू हम शर्त के अनुसार इसे हम एक बॉक्स में अर्थात हम एक ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट लगा दिया हमने। क्या क्वेश्चन है? वर्णमाला के मतलब 5 अक्षर, यानी कि ए ई आई, सॉरी मैंने यहां आप लोगों को स्वर लिख दिया है, ए बी सी डी। ओके, बस ये इसके अवयव हैं, और अवयव हमेशा छोटे अक्षर से लिखा जाएगा, भी मैंने लिखा। साथ ही इसे हमेशा मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा। यहां तक क्लियर? तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। एक बात बताइए हमको, अब मैं आपसे पूछूं बाबू आप भारतीय हैं अर्थात इस देश के नागरिक हैं, इसके लिए आप क्या प्रूफ देंगे? तो बोलेंगे सर आधार कार्ड, आईडी कार्ड, वीजा, पासपोर्ट इत्यादि देंगे, है ना। अब मैं पूछूं आप इस कोचिंग के स्टूडेंट है, ये क्या प्रूफ आपके पास? तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए कोचिंग का, बैग होना चाहिए, फिर इसे मतलब ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो आपको ये दर्शाता है कि आप उस समूह के एक सदस्य हैं, है कि नहीं। हमेशा आप कहीं जाते तो पास लेके जाते हैं, वॉलंटियर बनते हैं तो भी आपके पास पास होता है, कार्ड बनता है। तो वैसे ही आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आप उस संग्रह के सदस्य हैं, उस कमेटी के सदस्य हैं। उसी प्रकार अब एक ऐसा बात किया जाए कि मान लीजिए हमने ए लिखा है, अब ए बी का सदस्य है। अब इतना बड़ा लंबा वर्ड हम कहां लिखेंगे, हम किससे करते चलेंगे? तो यहां हमें एक ऐसा सिंबल को क्रिएट करना होगा जो ये बताएगा, उस सिंबल आते ही बता देगा, अगला व्यक्ति देखते हैं हाँ इस कंपनी का एम्प्लॉय है, आप ऐसे बता देते हैं, इस स्कूल के स्टूडेंट है, आप बता देते हैं। वैसे एक ऐसा सिंबल हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अपसाइलम, जिसको हिंदी में सॉरी उसका दूसरा भी नाम है बिलोंग्स टू, यानी वो जो साइन है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है कि आप अभिष्ट समुच्चय के अवयव हैं। क्लियर? तो चलिए हम उसको भी अभी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज लेना है, जितने भी क्वेश्चन आए कहीं कुछ नहीं फंसने वाला है। तो
अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मान लीजिए माना कि हम यहां पर बी ले रहे हैं, हम बी ले रहे हैं, बी समुच्चय ए का, ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं, एक अवयव है, तो इसे निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जाता है, निम्न प्रकार से सूचित किया जाता है। क्या होगा बाबू? बी एप्सिलॉन ए, ये जो साइन है इस साइन का नाम होता है एप्सिलॉन या बिलोंग्स टू, ये हमेशा याद रखिएगा। आइए हम एग्जांपल लें, एग्जांपल के लिए इस चीज को देखिए, अभी जो हमने थ्योरी समझा उसके लिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए जो एग्जांपल है, मान लीजिए कि आपको दिया गया सेट कुछ यूं है, ओके, और आपसे क्वेश्चन कहा जाए 5 डैश, सेकंड क्वेश्चन 6 डैश, थर्ड क्वेश्चन 9 डैश, फोर्थ क्वेश्चन 11 डैश, फिफ्थ क्वेश्चन 7 डैश, सिक्स्थ क्वेश्चन 8 डैश, और आपसे कहा जाए कि आप साइन पुट कीजिए। कौन सा साइन? ये ध्यान रखेंगे, एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। इसके लिए बहुत आसान है, आप ये देखिए कि जो 5 है इसका सदस्य है, इसमें मिल रहा है, यदि मिल रहा है, सदस्य है, तब तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन का चिन्ह देंगे, अदरवाइज हम नॉट एप्सिलॉन देंगे। तो देखिए 6 भी मिल रहा है तो एप्सिलॉन, 9 मिल रहा है ही नहीं 9 उसमें, तो क्या होगा? नॉट एप्सिलॉन, और 11 भी बिल्कुल नहीं है, ये भी क्या होगा बाबू? नॉट एप्सिलॉन। बहुत इजी है। अब देखिए 7 है इसमें तो एप्सिलॉन, और 8 है ही नहीं है तो सॉरी है, तो यहां भी एप्सिलॉन। तो अब काफी आप लोग के लिए इजी है, अभी जो मैंने थ्योरी समझाया उसके लिए मैंने एग्जांपल भी दे दिया। अब आप लोग इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं। कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आता है जहां आपको एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन का साइन पुट करना है, तो आप आसानी से इसे पुट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज देखना होगा कि जिस एलिमेंट का बात किया जा रहा है वो उसका सदस्य है कि नहीं। अगर है तो एप्सिलॉन, नहीं है तो काट दीजिए, यानी कि नॉट एप्सिलॉन। क्लियर? यहां हम पॉइंट डालेंगे अगला, कुछ विशेष समुच्चयों, कुछ विशेष समुच्चयों के संकेत जो कि काफी आप लोगों को काम आएंगे। देखिए इसमें पहला हम लोग यूज करते हैं एन। आप लोग एन जानते हैं, एन बहुत आसान है। एन कई बार आप लोग यूज करते हैं। एन मींस होता है प्राकृतिक संख्या, अर्थात इसे भाषा देंगे तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब यदि आप इसे एग्जाम्पल से बात करें तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक जाएगा। दूसरा सिंबल बाबू जो ज्यादातर यूज होता है जेड, या फिर इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई मींस तो पता है ना, इंटीजर अर्थात पूर्णांक। वो सिंपल है, से क्या लिखोगे? सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए इसे एग्जांपल कर देते हैं। मान लीजिए कहीं जेड दिखाई दे दे तो इसमें क्या होगा? सभी पूर्णांक प्लस माइनस कुछ भी आएगा, अर्थात हम माइनस इंफिनिटी से चलते हुए -2 -1 0 1 2 3 प्लस इंफिनिटी की ओर चले जाएंगे। ये सारे संख्याएं हमारा जेड से निरूपित होता है। चलिए अगला हम देखते हैं 3 नंबर। अब ये गेस करना काफी आसान है। जेड में कहीं भी ऊपर प्लस लग जाए इसका मतलब क्या है?
ये तो पूर्णांक होगा ही, बट प्लस है तो धनात्मक पूर्णांक होगा। अर्थात इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। और इसे कैसे नोट किया जाएगा, इसका भी एग्जांपल मैं आपको दे दूं। इसमें केवल 1 2 3 ये बढ़ते हुए इंफिनिटी तक, इसमें केवल धनात्मक, कहीं भी आपको कोई भी ऋणात्मक इसमें दिखाई बिल्कुल नहीं देगा। तो चलिए अभी तक तो हम लोग 3 ही देखे, अगला हम लोग देखेंगे अगला z माइनस। z माइनस मींस सभी ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं से, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 4 नंबर के लिए सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। z माइनस, z माइनस काफी आसान है, माइनस लगते हैं आपको क्लियर होगा क्या, नेगेटिव होना। इसे क्या भाषा देंगे, सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। आइए एग्जांपल देते हैं इसे हम, z माइनस टेंस टू, अब z माइनस के लिए क्या होगा, सभी निगेटिव, माइनस इंफिनिटी टू -5 -4 -3 -2 -1, क्लियर। अगला बात हम लोग देंगे q से, अगला आएगा हम लोग 5 q एक नया वर्ड आ गया। q से आप जब भी कहीं आपको q दिखाई दे क्वेश्चन में, आप हमेशा याद रखिएगा q यूज किया जाएगा तो केवल परिमेय संख्याओं के लिए। इसे क्या लिखा जाए, सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ऐसा समुच्चय इसमें केवल परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए एग्जांपल से करते हैं, q इज इक्वल, देखिए तो क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस सब कुछ हो सकता है, माइनस इंफिनिटी चलेगा, -3 -3/4 -2 -1 0 1/2 5 इंफिनिटी। मतलब प्लस माइनस सभी होंगे और ये एक परिमेय संख्या होगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए फिर हम एक अगला नाम लेते हैं, 6 नंबर q प्लस, नाम से ही इसमें कुछ छिपा हुआ है। आप देख रहे हैं q प्लस, अर्थात q प्लस प्लस लग गया तो सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें पॉइंट देंगे हम, सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। कैसा संख्या बाबू, धनात्मक, क्लियर ना। तो चलिए इसलिए एग्जांपल देते हैं, धनात्मक कौन कौन संख्या है, सभी धनात्मक परिमेय संख्या है, केवल धनात्मक। तो हम 0 के बाद चलेंगे 1.2 1 3 7/5, ये कहां तक, इंफिनिटी तक बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कौन कौन सा देखे, z माइनस देखे, q देखे, q प्लस देखे। अब अगला क्या हो सकता है, q माइनस, अर्थात हम बात करेंगे सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो चलिए उसे लिखते हैं, इसे हम लोग 8 नंबर देंगे बाबू, जो हम लोग का q माइनस होगा। q माइनस, अर्थात इसके नाम से इसे काम छिपा हुआ लिख सकते हैं आसानी से, क्या, सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का
समुच्चय। ये ध्यान रखना, बिल्कुल ऋणात्मक होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका काम कीजिए, q माइनस, केवल ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या है, आप बोलेंगे माइनस में, माइनस इंफिनिटी, -3, -2/5, -1.6, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट का बात करते हैं। अगला नंबर किससे सूचित किया जाएगा, जो कि 9 नंबर होगा, r। ये काफी ज्यादा फेमस है, ये बहुत काम आएगा। r मींस होगा वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। तो इसे लिखते हैं सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्लियर? एग्जाम्पल दीजिए। वास्तविक संख्या सब कुछ होगी, -इंफिनिटी, हम इधर से डैश कर लें, -/√2, -1 +4/4, 0 1 1/5, etc। बहुत संख्या प्लस माइनस दोनों में होंगी। क्लियर? अब देखो इसका भी तो धनात्मक और ऋणात्मक होगा, यानी कि अगले नंबर में हम लोग इसका एक बार धनात्मक लेंगे, धनात्मक r प्लस, कहीं भी अगर प्लस दिखाई देता है इसका मतलब ये क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं हैं। सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। चलिए अब इससे हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं। धनात्मक कौन कौन आएगा, केवल धन, कोई माइनस नहीं, अर्थात 1/3√2 है ना, +√2 होना चाहिए, 7/5, 8/3.3, बहुत कुछ, बहुत से अनंत संख्या होंगी, अनगिनत संख्याएं होंगी। क्लियर? तो आप लोगों ने भी क्या क्या देखा, q माइनस देखा, r देखा, r प्लस देखा, और अगला क्या देखेंगे हम लोग, r माइनस। तो चलिए अगला पॉइंट आते हैं जिसका नाम होगा निगेटिव, अर्थात r माइनस से उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। हम लोग का 11 नंबर होगा r माइनस। तो चलिए अगला हम लोग 11 नंबर पढ़ेंगे, r माइनस। r माइनस नाम में काम छिपा हुआ है, बोलिए आप लोग गेस कीजिए क्या बोला जाएगा, सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कैसे करेंगे, सभी ऐसे जो ऋणात्मक हो और वास्तविक हो। चलिए उसे काम करते हैं। ऋणात्मक के साथ साथ वास्तविक होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है, काउंट कीजिए, -3.5, -√2, -√4, एडिशन। ये ध्यान रखें, इसमें सब निगेटिव ही होना चाहिए, कोई पॉजिटिव नहीं। आप इसमें 7, 8, 9 कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर? और मैं आपको एक इसका और लास्ट बताऊंगा जो कि आपका यूज होता है, कहीं कहीं मिलेगा केवल सी। ये आप लोगों को क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ना है, कि आप इसको पढ़े नहीं हैं, फिर भी इसको अभी लिख रहे हैं, समुच्चय लिख लिया जाए, सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इस सम्मिश्र संख्या क्या होती है। तो एग्जाम्पल इसका आप लोग लिखेंगे, सम्मिश्र संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका वर्गमूल ऋणात्मक हो, वर्ग निकालिए तो ऋणात्मक हो,
अर्थात -1 -7 -8 2 + -7 etc। बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कुछ विशेष समुच्चय थे, उनके लिए कुछ विशेष संकेताक्षर थे जिससे कि हम लोग उसको संकेत करते थे। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होगा कि समुच्चय को निरूपित कैसे किया जाता है, समुच्चय को कितने रूपों में निरूपित किया जाता है। तो मैं बात आप लोगों को समुच्चयों को मुख्यतः 2 रूपों में निरूपित किया जाता है। एक का नाम होगा सारणी या तालिका रूप, दूसरे का नाम होगा समुच्चय निर्माण या प्रतीकात्मक या गुण निरूपण रूप इत्यादि। तो चलिए अब हम लोग का अगला पॉइंट होगा समुच्चयों का निरूपण। हम लोग अगला डिस्कस करेंगे। चलिए मैं पॉइंट दूं आप लोगों को, अगला पॉइंट समुच्चयों का निरूपण। देखिए आप निरूपित कैसे करेंगे, तो पॉइंट डाल दिया जाए। अभी मैंने आपको बताया समुच्चयों को निम्नलिखित दो विधियों द्वारा दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। देखिए नंबर 1 है जिसको हिंदी में कहा जाता है सारणी या फिर तालिका रूप। तालिका ना हो तालिका, और इंग्लिश में से कहा जाएगा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। चलिए वही इसका दूसरा रूप है जिसका नाम है समुच्चय निर्माण अथवा प्रतीकात्मक अथवा गुण निरूपण रूप। इसे बाबू इंग्लिश में कहा जाता है सेट ब्यूलर सिंबॉलिक अथवा रूल फॉर्म। क्लियर ना? इसे 3 विधि से सेट ब्यूलर, सिंबॉलिक और रूल फॉर्म, इसे 3 नामों से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे इसमें सारणी या तालिका रूप। अब मैं आपको बता दूं कि सारणी या तालिका, इसका नाम में से काम छिपा हुआ है। सारणी या तालिका कैसे बनाते हो? अंकों द्वारा सेपरेट करके उन्हें अलग अलग ब्रैकेट में डाल के, ये सामान्य रूप होता है तालिका बनाने का। लेकिन जब हम समुच्चय में तालिका बनाएंगे, अवयवों को तालिका में सेट करेंगे, सारणी में बनाएंगे, तो यहां उन्हें कॉमा से सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे? कॉमा से, अर्धविराम से अलग अलग कर देंगे और फिर उन्हें पूरे अवयव को एक साथ मझले कोष्ठक में रख देंगे। सिंपल। दूसरा जो है समुच्चय निर्माण रूप। अभी देखिए ना, इसमें नाम से काम समुच्चय को ही निर्माण करना है। देखिए तो मतलब अवयव आपको दे दिए गए हैं और कहा आंसर देकर कहा जरा क्वेश्चन बनाओ। इसका मतलब क्या है? आपको ऑलरेडी अवयव दे दिए जाएंगे और क्वेश्चन किया जाएगा कि आप इसे समुच्चय निर्माण रूप में दे दिए। इसका मतलब क्या है कि अवयवों के बीच में जो एक सामान्य गुण, जो एक समान गुण, एक फिक्स्ड गुण है, उसको ही आपको लिखना है। अब देखिए ना, किसी भी व्यक्ति का गुण हम उसके नाम से नहीं, हम एनीबॉडी किसी के गुण से दे देते हैं। अर्थात यहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ किससे देंगे? तो कोई एक चर ले लीजिएगा, कोई भी एक चर, एक्स वाई जेड पी क्यू कुछ भी लीजिएगा। आप कोई एक चर लीजिए और उस चर के रूप में अवयवों के बीच जो गुण है उसको लिख दीजिए। यही है आपका समुच्चय निर्माण रूप। तो चलिए हमने समझाया है, अब हम इसे
एग्जाम्पल से दिखाते हैं तब इसे हम भाषा दे देंगे। चलिए देखिए, नंबर 1 हम पॉइंट देंगे यहां पे सारणी या तालिका रूप। क्लियर ना? नंबर 1। अब देखिए, मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि ए जो है 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। रुक जाइए, तो अब मैं इसे बोलूं कि आप इन्हें अंकों में व्यक्त कीजिए, तो आप श्योरली कर सकते हैं। आपको पता है कि 10 से छोटी कौन कौन संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो पता है ना। अवयव है तो क्वेश्चन में लिखे जाएंगे। अब बताइए, ऐसा लग रहा है ये कुछ नंबर है, ये कोई संख्या है, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग अवयव है, तो फिर अलग कैसे होंगे? इसके लिए जरूरत पड़ता है अर्धविराम। अगर हम इसे अर्धविराम से अलग कर देते हैं तो बिल्कुल अलग अलग अब दिखाई दे रहा है। और यही जो रूप है आपका, इसे ही कहा जाता है सारणी या फिर तालिका रूप। चलिए इसे भाषा देते हैं हम। इस रूप में समुच्चय के क्या किया हमने? अवयवों को, और भी क्या किया है? अर्धविराम। अर्धविराम को अब इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? कॉमा। से अलग अलग करके क्या करना है? अलग अलग करना है। अलग अलग हमने किया, अलग अलग करके मंझोले कोष्ठक के अंदर क्या किया जाता है? इसे लिखा जाता है। क्लियर? बहुत सिंपल, आसान समझना है, अलग अलग करना है, और इसे ही आप लोग एग्जाम्पल कर लीजिए। ठीक है ना? ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब तो कोई भी क्वेश्चन है तो कर लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन तो आप लोग इजीली उसे कर सकते हैं। कुछ भी लिखा हो समुच्चय में, कुछ भी दिया हो, अगर कहा जाए आप उसको तालिका या सारणी रूप में बदलें तो सामान्य है, बहुत सिंपल है। उसके अवयवों को लिखिए और कॉमा कॉमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाए। तो चलिए अगला एक रूप है जो कि मैंने अभी बताया आपको, समुच्चय निर्माण रूप। मैंने उसमें ये बताया, जैसे कि यहाँ क्या गुण देख रहे हैं, अगर मैं इसको हटा दूं, मैं इतना क्वेश्चन दे दूं, मैं बोलूं आप इससे आप समुच्चय को निर्माण कीजिए, भाषा दीजिए, मतलब ये है कि भाषा से अंक में आएंगे, डिजिट में आएंगे, अवयव में आ जाएंगे। अब यदि कहा जाए कि अवयव से भाषा में जाइए, क्या अवयव से भाषा में जाइए तो काम करना होगा। बहुत सिंपल है। आप देखिए इसमें गुण क्या है, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब ये क्या है? प्रकृत संख्या है, 10 से छोटी है, 9 के बराबर है ना? ऐसे बहुत प्रकार से आप इन्हें भाषा में लिख सकते हैं। वही जो गुण, जो इसमें आपको गुण दिखाई दे रहे हैं, उसे आपने ऊपर लिख दिया तो समुच्चय निर्माण हो गया। क्लियर? तो चलिए इसे हम लोग अब दूसरा पॉइंट पेश करते हैं, जिसका नाम है समुच्चय निर्माण रूप। आइए हम अगला पॉइंट देते हैं 2 नंबर, जिसका नाम होगा समुच्चय निर्माण रूप। इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि में क्या किया जाता है? चलिए फिर एग्जांपल करते हैं एक बार, फिर तब लिखेंगे। जैसे अभी मैंने इसको ले लिया 1 2 3 4 5 ही, ज्यादा नहीं, बस इतना है। अब मैं बोलूं कि इसे आप भाषा दीजिए, तो भाई भाषा हम कैसे देंगे? किसी एक चर की सहायता लेंगे ना। तो हमने मान लिया कि हमने एक x लिख दिया, तो अब या तो हम अब्लिक का साइन देंगे, या अब्लिक का मतलब है ना तिरछी लाइन, या फिर हम सब्जेक्ट का चिन्ह देंगे।
ये सब्जेक्ट का चिन्ह है, कोलोन का चिन्ह है, जो कि बिल्कुल पृथक कर देता है, ये चर राशि को पृथक कर देता है उसके गुण से। अब एक काम कीजिए, इसके ही रूप में लिखिए इसको। तब क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख रहे हैं, प्राकृत संख्या है, क्या लिखेंगे, x 6 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या है। अभी कोई कहेगा सर ऐसे नहीं हम लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि x जो है, x 5 के बराबर या 5 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए ना, इसे अलग अलग विधियों से, मतलब इसे कोई फिक्स रूप नहीं है, समुच्चय निर्माण रूप को कोई फिक्स रूप नहीं है। आपको जितने संभव है, आपको जो समझ में आता है, यहाँ गुण होना चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रोसेस हमने क्या किया है, तो इस विधि में भाषा देते हैं, इस विधि में समुच्चय के अवयव को, क्या बाबू, समुच्चय के अवयव को एक चर एक्स वाई जेड किसी कुछ भी हो, एक चर के द्वारा सूचित किया जाता है। हमने किया, अभी हो गया, ठीक। चर x के बाद कोलन या तिरछी रेखा को लिखा जाता है। हमने वो भी लिखा, आपको समझाया है। मान लीजिए इसमें आप तिरछी रेखा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद क्या हमने आपको सिखाया कि उसी चर के पदों में गुणों को लिखना है, ठीक है। लिखा जाता है तथा उसी चर के पदों में समुच्चय के अवयवों में विद्यमान गुण को लिखा जाता है। क्या किया जाएगा, जो गुण विद्यमान है उसको लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, अब पूरे वाक्य को लिखा जाता है। अब पूरे वाक्य को मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ये आपका हुआ परिभाषा, साथ ही में ये आपका हो गया एग्जाम्पल। हम अभी और एग्जाम्पल देंगे आप लोगों को, एक दो एग्जाम्पल अभी और समझाएंगे। ये बातें समझ आए बढ़िया से, तब आप किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम एक दो और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहां फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाएगा, अर्थात अवयव से हम भाषा कैसे तैयार करेंगे, मैं अभी आपको समझाऊंगा। आइए देखते हैं आगे कुछ और एग्जाम्पल ले लिए जाए और फिर इन्हें देखा जाए।
अब देखिए एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं। मान लीजिए यहां मैंने b ले लिया है, b इज इक्वल टू, कोई क्वेश्चन ऐसे है 2 4 6 8, तो आप यहां क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू x सब्जेक्ट x, ध्यान दीजिएगा x क्या है, एक धनात्मक समपूर्णांक है, ऐसे भी लिख सकते हैं x एक धनात्मक समपूर्णांक है तथा x जो है छोटा होगा किससे, 9 से। ठीक है, हम दूसरी भाषा इसको लिख सकते हैं x पूरी भाषा है बट इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर सेम भाषा पूरा लैंग्वेज यही रह जाएगा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला कोई व्यक्ति कहेगा सर हम ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 2n, n मतलब क्या, पार्थिव संख्या, कॉमा n जो है लेस देन होगा कितना से 4, इक्वल भी होगा। और कहेगा नहीं सर हम ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, अब तो कहेगा सर हम ऐसे नहीं, कुछ हम दूसरा लिखेंगे, एक सच दैट एक से 9 से छोटी एक प्राकृत संख्या है। अब तो कहेगा सर नहीं, हम इसको दूसरे मेथड से लिखेंगे, एक से 9 के जगह हो सकता है 8 से छोटी तथा बराबर प्राकृत संख्या। देखिए आप देख रहे हैं ये जितने भी हमने यहां लिखे हैं ये सब भी है, ये सब के भी सब ही सब समुच्चय के लिए समुच्चय निर्माण रूप है और सब बिल्कुल सही है, ये भी होगा ये भी होगा, ये जितने भी मैंने लिखा ना ये सब सही है। अब आप चूज करिए, आपको जो आसान लगता है वो लिखिए, पाबंदी नहीं है, इसका आंसर नहीं मिलेगा, ये आपको अपने से लिखना है। हाँ, जो उसमें गुण है उसको बिल्कुल लिखना है, यही है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को 100% बनाएंगे। हम लोग शायद जब मिलेंगे 1.1 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिन्हें पूरा आप वर्क करें, बेहतर होगा आपके लिए।